नमस्कार, राधे राधे सभी को। चलिए, करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो सुविचार है वो देख लेते हैं। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, इसलिए जरूरी नहीं कि वो सही है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको खुद से अच्छा और कोई नहीं जानता। आप खुद जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप खुद को बेहतर तरीके से जानते हैं, ना कि कोई दूसरा। अगर आप समझते हैं कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ या मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसी कोई फील्ड चूज करूँ जहाँ मैं सेवा दे सकूँ। तो कोई आपको कितना ही फोर्स करेगा, तब भी आप उसके कहने पर, एक मैं उदाहरण दे रही हूँ, मतलब किसी भी फील्ड में आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ये लक्ष्य जो मेरा है, मैं उसको क्रैक कर सकता हूँ, कोई कितना भी कुछ बोल ले कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। अगर आपने दृढ़ संकल्पित हैं कि हाँ हो जाएगा, आप पे विश्वास है खुद पे, तो कंफर्म, बिल्कुल सही बात है। अगर आप मेहनत करके बिल्कुल कंटिन्यू लगे रहे, तो आपको वो लक्ष्य मिलने में भी बिल्कुल देरी नहीं होगी। बस ये है कि दूसरे की बातों पर नहीं आना। दूसरे तो लोग बाग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, वही है, चलते चलो। वो एक लाइन है ना कि समंदर से भी गहरी हूं मैं, कंकड़ कब तक फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगी, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो बस वही है, कोई रोके तो रुकना नहीं है, बस अपने लक्ष्य के प्रति चलते रहना है। बस एक ही चीज मांगता है, दो तीन चीजें मांगता है: मेहनत, विश्वास, दृढ़ संकल्प। ये तीन चीजें आपके साथ हैं तो आप नैया पार हो जाएंगे। चलिए, आज नहीं तो कल होना तो है ही। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है: हाल ही में साहित्य अकेडमी का वार्षिक साहित्य उत्सव कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं: 11 से 16 मार्च तक, 12 से 17 मार्च तक, 13 से 18 मार्च तक और 14 से 19 मार्च तक। बताइए, क्या पूछा जा रहा है कि साहित्यिक अकेडमिक जो है, अकादमी जो है, उसका वार्षिक साहित्यिक उत्सव, मतलब उत्सव मनाया जा रहा है, वो भी किससे रिलेटिव है भाई? साहित्य से। साहित्य जो है, साहित्य अकादमी का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। वो कब से कब तक मनाया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है 11 से 16 मार्च। 11 से 16 मार्च को जो है हम ये उत्सव मना रहे हैं। और ये कहाँ मनाया जा रहा है? नई दिल्ली। ये मनाया जा रहा है नई दिल्ली में, इसका उत्सव मनाया जा रहा है। ये किस लिए मनाया जा रहा है? कि आपने एक अकादमी पढ़ी हो, साहित्यिक अकादमी। कौन सी अकादमी? साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 12 मार्च 1954। कब हुई थी भाई इसकी स्थापना? ये अकादमी की स्थापना, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954। 1954 को इसकी, इस अकादमी की स्थापना की गई थी। और इसी की स्थापना के उपलक्ष्य पर हम जो है हर हर वर्ष जो है इसका उत्सव मनाते हैं। और ये विश्व का, इस ये वाला जो उत्सव है 2024 वाला, विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक एकेडमिक अकादमी जो है उसका उत्सव मनाया जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव मनाया जा रहा है नई दिल्ली में, जो 11 से 16 मार्च तक चल रहा है। 12 मार्च जो है 1954 को साहित्यिक अकादमी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है साहित्यिक अकादमी को? ये भारतीय जो साहित्य है उसको बढ़ावा देना, उसको संरक्षित करना, उसके प्रति कौन कितना अच्छा काम कर रहा है उसका विकास करना, उसको सम्मानित करना, जो साहित्य के प्रति अपना योगदान दे रहा है, जो उसको बढ़ा रहा है, उसको सम्मानित करना। ये इसके एक ऑल ओवर उद्देश्य है। और इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है: हाल ही में दूरसंचार विभाग 20 मई को कितने ब्रांड की नीलामी करेगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं: 5, 6, 8, 9। क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में दूरसंचार विभाग, कौन सा भाई? दूरसंचार विभाग जो है 20 मई को, कब भाई? 20 मई को जो है कितने ब्रांड की नीलामी करेगा? ठीक है, दूरसंचार आप सभी जानते हैं, मोबाइल हुआ, जो हम दूर से संचार, मतलब दूर का संचार हो सके, दूर पे कोई व्यक्ति बैठा है तो उससे कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। आप सभी जानते हैं दूरसंचार विभाग के बारे में। उसमें एक ब्रांड होते हैं, कुछ ब्रांड होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनकी नीलामी कर रहा है कौन सा विभाग? दूरसंचार विभाग। वो भी कहाँ पर भाई? कौन सी तारीख को? 20 मई को। कितने जो है नीलामी हो रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। कितने ब्रांड जो है वो नीलाम किए जाएंगे, किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग के द्वारा। तो ये जो है ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको पता है तो आंसर बिल्कुल दें। चलिए, इसका जो आंसर है वो 8। 8 ब्रांड जो ऐसे हैं जो दूर संचार विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनकी नीलामी की जा रही है। कौन से विभाग के द्वारा? दूर संचार विभाग के द्वारा। कितने ब्रांड के? 8 ब्रांड। ठीक है, चलिए,
ये मोबाइल से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक उससे माध्यम से संबंधित ब्रांड है, अलग अलग प्रकार के ब्रांड हैं दूरसंचार विभाग के अंतर्गत। वो 8 ऐसे ब्रांड हैं जो दूरसंचार विभाग जो है उसकी नीलामी कर रहा है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। श्रीनगर, जैसलमेर, अल्मोड़ा, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा जा रहा है कि भारत की तीनों सेनाएं, थल थल सेना, वायु सेना, नौसेना, ठीक है, ये तीनों सेना जो है उसका संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है, तीनों मिलकर अभ्यास करेंगी और उसका नाम क्या है? भारत शक्ति। ठीक है, इसको स्पेशल याद रखें। भारत शक्ति उस अभ्यास का नाम है जिसमें हमारी भारत की तीनों सेनाएं मिलकर उसका अपना एक अभ्यास करती हैं, परीक्षण करती हैं, जो है उसका नाम क्या है? भारत शक्ति। चलिए, वो जो है वो कहाँ आयोजित हो रहा है ये आपसे पूछा गया है। ये जो है जैसलमेर में आयोजित हो रहा है। आप सभी ने सुना होगा पोखरण, सुना होगा। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी जो है फील्ड जो राइफल रेंज है वो वहीं पर है। वहां पर जो है पोखरण जैसलमेर जो है वहां पर आयोजित किया जा रहा है। वहां पर तीनों सेनाओं का जो है अभ्यास आयोजित हो रहा है। अभ्यास क्यों होते हैं आप सभी जानते हैं। तकनीकी का जो है स्थानांतरण करना, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना, हम विपत्ति काल में कैसे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो जो है ये भारत की शक्ति है। भारत की शक्ति हम तीन सेना को ही बोलते हैं, उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना। चलिए, उनका संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी जी। क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस जो है वो किसने लॉन्च किया है? देखिए, केंद्रीय सहकारी मंत्री, अभी मैं आपको बता दूं, केंद्रीय सहकारी जो मंत्री हैं वो कौन है भाई? अमित शाह। ठीक है, गृह मंत्री भी हैं और इनको जो है एक और मंत्रालय है इनके पास, केंद्रीय सहकारी मंत्रालय, उसके मंत्री भी यह है अमित शाह। तो भाई क्या क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय सहकारी जो डेटाबेस है वो किसने लॉन्च किया है? तो वो किसने लॉन्च किया है भाई? अमित शाह। अमित शाह जी ने जो है वो ये डेटाबेस जो है वो लॉन्च किया है। इसमें जो केंद्र से संबंधित या राज्य से संबंधित जो सहकारी संस्थाएं हैं उनका पूरा विवरण दिया गया है। उनके आगे और भी क्या क्या विकास हो सकते हैं उसके कुछ चरण दिए गए हैं। अगर आप इस डेटाबेस को पढ़ेंगे तो आपको केंद्र और राज्य में जितने भी सहकारी संस्थान हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और भी सहकारी जो बैंक हैं उनको आगे कुछ और उपलब्धियां हासिल करनी है, विकास की तरफ बढ़ना है, तो इसमें बहुत सारे कुछ चरण हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ये पूरा सहकारी जो संस्था है उनका एक डाटा संग्रहित करने का एक प्लेटफॉर्म है जो किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने। किसने? अमित शाह जी। चलिए हम्म, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में चालू वर्ष में पीएमएफबीआई के तहत नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है। 15%, 20%, 27%, 32%। क्या पूछा गया है? चालू वर्ष में पीएमएफबीआई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसका फुल फॉर्म है, के तहत नामकरण में कितनी वृद्धि हुई है। मतलब इस योजना के तहत कितने लोग और नए लोग जुड़े हैं, कितने लोगों का पंजीकरण हुआ है, कितने परसेंट इसमें वृद्धि हुई है। और इसका जो आंसर है वो है 27%। 27% जो है इस योजना के तहत लोग बाग बढ़े हैं। 27% में इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब ये जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसमें बहुत सारे आपको लाभ मिलते हैं। जैसे कि बीमा तो हो ही रहा है, आपको नाम से समझ में आ रहा है बीमा हो रहा है। पर एक और चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको आधुनिकीकरण फसल में कैसे करना है उसके उद्देश्य भी दिए गए हैं, उसके नियम दिए गए हैं। कैसे आप अपनी फसलों का उत्पादन ज्यादा बढ़ा सकते हैं उसमें। अगर किसी फसल में नुकसान हो रहा है तो वहां भी आपको कुछ राशि प्रदान की जा रही है, ऐसे कुछ निर्देश भी इसमें दिए गए हैं। इसमें कुछ अनुपालन ऐसा किया गया है कि जैसे अभी आपने देखा हो कि ओले पड़ गए बहुत सारी जगह, तो सरकार उसके लिए कुछ कुछ नई स्कीम ने निकालती रहती है कि उनको ऐसा
राशि मिलेगी, कितने परसेंट नुकसान हुआ है, ऐसा ऐसा करके। तो इसमें बहुत सारी फसल उत्पादन से लेके बहुत सारी किसानों को बहुत सारी राहत भी दी गई है। फसल उत्पादन कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा उन्नत किया जाए, ज़मीन को उपजाऊ कैसे किया जाए, अधिकतर जो है फसल जो बिल्कुल बंजर स्थिति में आ जाती है उनको उपजाऊ कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे निर्देश इसमें बताए गए हैं कि कैसे आप अपनी फसल का उत्पादन जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो जो है इस योजना के तहत 27% जो है वृद्धि हुई है। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ड्राइव ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? भारत की पहली ड्राइवरलेस जो है मेट्रो ट्रेन में जो है ड्राइवर नहीं होगा। मेट्रो ट्रेन जो चलाएगा भाई वो ड्राइवर नहीं होगा, वो एक ऐसे उससे सिस्टम से जुड़ी होगी जो अपने आप को गाइड करेगी और दिशा निर्देश खुद को ही देती रहेगी। मतलब उसमें ड्राइवर जो है नहीं होगा, चालक नहीं होगा। उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसके ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु ऐसा, 2 सेकंड रुकिएगा। बेंगलुरु ऐसी जगह है जहाँ से ऐसी मेट्रो ट्रेन चल रही है ड्राइवरलेस, जहाँ पर उस मेट्रो ट्रेन में ड्राइवर नहीं होगा। कुछ कंप्यूटरी ऐसी कोई सिस्टम होगा जो वो अपने आप को निर्देशित करेगी और आगे दिशा भी दिखाएगी कहाँ कहाँ पे आपको रुकना है, कैसा क्या करना है। तो पूरा जो है वो कंप्यूटर से सिस्टम फिट होगा, उसमें ड्राइवर जो है उसको चालन नहीं करेगा। तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन सी मेट्रो? ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जो है बेंगलुरु से स्टार्ट हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बीच सी डिफेंस 2024 अभ्यास होगा? ठीक है, क्या है दोबारा पढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में, ठीक है, किस देश के बीच में सी, इसका नाम है ये पूरा, ठीक है, सी डिफेंस 2024, क्या है? सी डिफेंस 2024, ये इसमें नहीं है, ठीक है, बीच में वो नहीं लगा तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। क्या है भाई? किस देश के बीच में सी डिफेंस 2024 जो है वो अभ्यास हो रहा है? भारत और कौन से देश के बीच में, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी। बताइए, अगर किसी को पता है तो बताइए, ये अभ्यास जो है भारत जो है कौन से देश के साथ कर रहा है? अमेरिका और भारत जो है ये अभ्यास संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सी डिफेंस जो है 2024 अमेरिका और भारत के बीच में अभ्यास किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो है समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करना, उसमें अभ्यास करना कि कैसे कोई अगर समुद्री सीमा पर कोई आक्रमण हो गया तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो ये इसका एक मेन उद्देश्य है अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास का। और इस अभ्यास, ये एक समुद्री अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? समुद्री अभ्यास है। और जो है इसका उद्देश्य भी यही है कि समुद्री जो सुरक्षाएं हैं, जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित करना, उसमें जो है अभ्यास को और दुगना करना। और उसका नाम क्या है भाई? सी डिफेंस जो है 2024 अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास हो रहा है, समुद्री युद्ध अभ्यास है। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्या पूछा गया है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। बैंक, इंडोनेशिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा जो है, मतलब हमारे इधर रुपया चलती है, कहीं टका चलता है, ठीक है, डॉलर चलता है, तो ये जो है स्थानीय मुद्राएं कहलाती हैं। तो उपयोग में जो बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब जो है अभी हमारे भारत में जो रुपया चलेगा, अगर मैं रुपया यूज कर रही हूँ तो मैं अपने एक भौगोलिक क्षेत्र में ही उसको उपयोग कर सकती हूँ। मैं किसी दूसरे देश में जाकर वो रुपया थोड़ा ना चलेगा। तो कहने का मतलब स्थानीय मुद्रा हमारा क्या रुपया है, तो ऐसे ही हर देश की अलग अलग होती है। तो स्थानीय मुद्रा को जो है उसका उपयोग का बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? इसका जो आंसर है बैंक
इंडोनेशिया, बैंक इंडोनेशिया के साथ स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। किसने? आरबीआई ने। हमारा जो बैंकों का बैंक हम जिसको बोलते हैं, उसने जो है समझौता किया है बैंक इंडोनेशिया के साथ, जिससे हमारा स्थानीय जो मुद्रा है उसको बढ़ावा मिल सके। चलिए हम्म, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। बताइए क्या पूछा गया है कि जो है, सीधा सिंपल सी बात है, कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है और हमारे भारत के साथ कोई ऐसा एक समझौता हुआ है जो एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, और इसका जो आंसर है बांग्लादेश। हमारा भारत और जो बांग्लादेश है वो एक समझौता एक जो है समझौता हस्तांतरित हो रहा है एक दूसरे के बीच में। कैसा समझौता है भाई? कि उनकी जो मुद्रा है टका, और जो है हमारी है रुपया। देख लेते हैं हम। तो जो है उन दोनों का जो है, देखिए, जो बांग्लादेश की मुद्रा है टका और भारत की मुद्रा जो है रुपया, उसके माध्यम से व्यापार बढ़ाने के लिए उनकी मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा और हमारे भारत की मुद्रा की इसी रूप में हमारा जो रुपया है वो बांग्लादेश में जाएगा, और जो बांग्लादेश का जो टका है वो हमारे देश में। मतलब जो स्थानीय मुद्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए, उससे ही व्यापार करने के लिए, एक दूसरे से व्यापार बढ़ाने के लिए इसी मुद्रा में व्यापार किया जाए। तो उसके एक उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य यही है कि अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार किया जाए, और इससे व्यापारिक जो है जो संधियां हैं वो मजबूत होंगी, और दोनों देशों के बीच में जो है कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे अपनी अपनी मुद्रा में। जैसे हमारा भारत है तो वो रुपया में, और जो बांग्लादेश है वो टका में ही अपना जो है व्यापार इधर से उधर होगा, ठीक है। चलिए, लेन देन जो होगा वो इसी अपनी अपनी मुद्रा में होगा। इससे दोनों देशों के बीच जो है अच्छे संबंध होंगे और व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्पेन, स्वीडन, फिनलैंड, और इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है कि हाल ही में नाटो का, नाटो भाई क्या है भाई? नाटो जो है उत्तरी अटलांटिक जो है संधि संगठन है। मतलब उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ देश जो मिलके हैं, उन्होंने एक सैन्य संगठन तैयार किया है, उसका नाम है नाटो। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है उसको हम ये बोलते हैं नाटो। और ये जो है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ देश मिलकर जो है नाटो, एक सैन्य संगठन, उत्तरी अमेरिका और नाटो के कुछ देश सैन्य संगठन बनाया है उन लोगों ने, उसी को हम नाटो बोलते हैं, ठीक है। और आपने बहुत चर्चाओं में सभी को पता होगा, यूक्रेन और रूस की लड़ाई भी सिर्फ वो नाटो के ही कारण है कि यूक्रेन जो है नाटो में सम्मिलित होना चाहता है और रूस इसके विरोध में है। तो उनका जो है विवाद सबको, बच्चे बच्चे को भी अभी शायद ये पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में क्या विवाद है। तो वही नाटो, हम उसी की बात कर रहे हैं। नाटो का जो है सदस्य की बात कर रहे हैं। 32वां सदस्य जो है देश कौन बना है? मतलब अभी जो हाल ही में 31 सदस्य थे, तो अभी जो 32वां सदस्य जुड़ गया है नाटो से, वो कौन सा जुड़ा है ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो है स्वीडन। स्वीडन जो है वो नाटो के सैन्य संगठन में जुड़ चुका है। पहले 31 थे, अब 32 हो गए हैं। किसके जुड़ने से? नया सदस्य कौन बना है? स्वीडन। इसको आप स्पेशल याद रखें। ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, और जो क्विज है आज पीडीएफ में क्विज का आंसर नहीं दिया गया है, कल के लिए भी क्विज नहीं दिया गया है। तो आपका जो क्विज था उसका आंसर मैं कल पीडीएफ में दूंगी, और फिर अगला जो क्विज है आप सभी उसका आंसर भी दें। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।